आज है अपना लेक्चर नंबर 5। ली चैटलियस प्रिंसिपल, हेडिंग डाल लीजिए। हाँ प्रोनाउंस कर लो आप। ली चैटलियस प्रिंसिपल। चलो पहले डेफिनेशन लिख दो फिर एक्सप्लेन करें। डेफिनेशन लिख लो फिर एक्सप्लेन। हाँ फटाफट करिए, डेफिनेशन लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन। चलो ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन लिखिए पहले। If we give a stress in a chemical equilibrium, then equilibrium shift in the direction where this change is minimized, or counteracted। जैसे मान लीजिए सपोज किसी इक्वेशन में आपने प्रेशर इंक्रीज किया, स्ट्रेस में आएगा प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो किसी की भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी। तो उससे जो चेंज आएगा उसको खत्म करने के लिए इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ये जो इफेक्ट डाला गया, ये इफेक्ट का जो भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे आ रहा है वो खत्म हो जाए, है ना। तो लैंग्वेज क्या लिखी हुई, दिस चेंज इज मिनिमाइज्ड और काउंटरएक्टेड। या तो उस चेंज को खत्म कर दिया जाए या क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। ठीक, अब क्या क्या चेंज करने से कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, तो 4-5 चीजों की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे मान लो कि रिएक्शन हो रही है A प्लस बी गिव C प्लस डी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। अब मान लीजिए आपने एकदम से इंक्रीज कर दिया इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने एकदम से बढ़ा दी, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ने का क्या मतलब है, जैसे केसी है तो केसी यहाँ पे आएगा, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि केसी की वैल्यू सेम रहे। अगर आपने ए और बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा और सी और डी की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी।
तो उसकी वजह से क्या होगा, केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जो इफेक्ट आपने डाला वो इफेक्ट को खत्म करने का काम करता है इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगा, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, इफेक्ट इन कंसंट्रेशन का पहला पार्ट। अब दूसरा पॉइंट है, अगर इंक्रीज कर दो प्रोडक्ट, रिएक्शन हो रहा है ना, मान लो सी और डी बन रहे हैं, बाहर से मार्केट से खरीद के सी ले आकर के इसमें आपने डाल दिया, और है ना, तो सी की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी। तो अगर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करोगे तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि ये जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसके इफेक्ट को खत्म किया जाए। तो अब क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड में जाने लगेगा। बोलेंगे ये प्रोडक्ट बढ़ गया, अब इसको धीरे धीरे क्या करो, अब रिएक्टेंट को बढ़ाओ, खत्म करो, तो इधर की तरफ रिएक्शन होने लगेगा, तो रिएक्टेंट बढ़ने लगेंगे। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट इजी है बिल्कुल। जिस साइड में बढ़ा रहे हो उसके अपोजिट साइड की तरफ डायरेक्शन में आप रिएक्शन को प्रोसीड करवा देंगे। ये बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन इस तरफ जा रहा है, ये बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन, है ना। इसका अपोजिट लिख दें अगर, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। जैसे बोल दिया इन्होंने, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन किसकी कम कर रहे हो, रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट को भी क्या होना होगा, फिर कम होना होगा। तो अभी हम बोल रहे थे कि फॉरवर्ड जा रहा है, अब कैसे जाएगा, बैकवर्ड, है ना। जो चीज बोली गई उसका अगर अपोजिट है तो अपोजिट। हाँ हाँ, मान लो जैसे ए और बी 5-5 मोल पहले रिएक्ट कर रहे थे, केसी की वैल्यू कुछ निकली, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब हम क्या किए, थोड़ी देर बाद इसके जो 5-5 मोल से रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाया था उसको छोड़ दिया, दूसरी रिएक्शन ए और बी की स्टार्ट करवा दी 3-3 मोल से। तो अब क्या होगा, अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी तरीके का आना चाहिए, केसी आना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगे, बैकवर्ड जाने लगे, फॉरवर्ड की बजाय। ठीक है, जस्ट अपोजिट। सेकंड है जो बहुत पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने पे क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का के लिए एक की पॉइंट याद रखो, इसको याद रखने का क्या की पॉइंट है, कि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, जिस तरफ गैसियस मोल्स कम है उस तरफ रिएक्शन भागेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे किस तरफ रिएक्शन भागने लगेगा, where gaseous moles are less। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। कौन सा रिएक्शन था, ये बताया था लास्ट क्लास में, प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का मेथड है। हैबर प्रोसेस की बात हो रही है, हैबर साइंटिस्ट का नाम है, घबराने की बात नहीं। ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। ऑनलाइन वालों को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बीच में रोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। N2 + 3H2 gives 2NH3 बन रहा है। अगर हमने बोला इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, अब हम कर रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर। रिएक्शन का प्रेशर हमने क्या कर दिया,
इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब रिएक्शन किस तरफ जाना चाहिए? ठीक, तो मैंने क्या की पॉइंट बताया, प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिधर की तरफ मोल्स क्या होते हैं, गैसियस मोल्स कम होते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इधर गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में होंगे 1+3, रिएक्टेंट साइड में 4 है, और इस साइड में अगर देखो तो कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। देख पा रहे हैं? तो गैसियस मोल्स कम किधर की तरफ हैं, प्रोडक्ट साइड में लेस मोल्स हैं। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो इसका मतलब अमोनिया ज्यादा बनेगी। ठीक है, एक बार जेईई मेंस में सवाल पूछा इस रिएक्शन को लिख करके कि प्रेशर की क्या कंडीशन हो कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, अमोनिया फॉर्मेशन ज्यादा हो। अमोनिया अगर ज्यादा बनानी है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो। फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में होगा प्रेशर की कंडीशन में, प्रेशर अगर आप बढ़ा देते हो तो। ठीक है, जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या होगी सिचुएशन, अगर प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। डिक्रीज करते हैं तो किधर जाता है, जिधर मोल्स गैसियस मोल्स जी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं, गैसियस इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल भी नहीं, एक और टर्म देते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा। मैकेनिकल नहीं है इसका नाम, दूसरा नाम है। मैकेनिकल तो बस केवल प्रेशर वाली कंडीशन को बोलो। पूछना है कुछ? हो गया? तो प्रेशर बढ़ाओगे तो जिस तरफ गैसियस मोल्स कम है उस तरफ भागेगा रिएक्शन, और प्रेशर कम करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरफ ज्यादा है ना। तो एक कंडीशन याद रखेंगे तो अपोजिट वाली भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल है आपके पास, H2 + I2 gives 2HI है ना, सारे के सारे गैसियस है। अब आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियस प्रिंसिपल आप बताइए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो इसके इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो जहां पे गैसियस मोल्स दोनों तरफ के सेम हो जाते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 + 1 = 2, इधर 2 था ही। जब इक्वल मोल्स होंगे दोनों तरफ गैसियस, तो उस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। शिफ्टिंग नहीं होगी रिएक्शन की किसी भी तरफ। भैया इसमें आते
लैब में काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कराए जाए तो आता है। हायर क्लासेस में अगर फिजिकल के एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं काइनेटिक्स के, एमएससी वगैरह में तो करते हैं बच्चे। फिर इसको डिनाई करना नहीं। अब थर्ड रहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला है आपका कौन सा, सी लिख लो या 3 लिख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगी। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। इसको याद आपको ऐसे रखना है कि जो आप चेंज लेके आ रहे हो ना, चेंज का मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे, यही दो चेंज हो सकते हैं। चेंज आप लेके आ रहे हो, मान लो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया या टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, यही दो चेंज हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम, ठीक। तो ये टेम्परेचर की डिपेंडेंसी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या चाहती है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर के इफेक्ट को याद रखेंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। A और B मिलकर के C और D बना रहे। अब मान लीजिए यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर निकलने का प्लस हीट लिख दिया हमने। हीट बाहर निकलने का मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, ठीक। और पहले एंडोथर्मिक से समझा देती हूँ इसको। इसके पास 4-5 लाइन छोड़ देना, बस 4-5 लाइन छोड़ देना। पहले एंडो से समझ लो। मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी है और यहाँ पे हमने लिखा माइनस हीट। माइनस हीट का मतलब है रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब आप जानते हैं ना, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो रहे हैं, जब हीट गेन हो रहा है, बाहर से आप हीट दे रहे हो। तो यानी रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है, अगर ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, याद रखने वाली बात आपको समझा रही हूँ। रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है, हीट हीट लेने वाली टेंडेंसी है कि सिस्टम को हीट दी जाए, है ना, कि सिस्टम में हीट आ जाए बाहर से, ये वाली रिएक्शन की टेंडेंसी है। और अगर हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो हम क्या कर रहे हैं, काम, हमने काम कैसा किया, जो उसकी सेम, जो उसकी टेंडेंसी थी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप हीट दे रहे हो और रिएक्शन क्या चाहता है, हीट लेना ही चाहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जैसा रिएक्शन की टेंडेंसी है, अगर उसी तरीके का आप टेम्परेचर के हिसाब से काम कर रहे हो तो रिएक्शन कहाँ पे चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब प्रीवियस जो रिएक्शन था उसमें क्या था, प्रीवियस में हीट आप क्या कर रहे थे, हीट बाहर निकल रही थी और हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो रिएक्शन की टेंडेंसी है हीट बाहर निकालना और हम क्या कर रहे हैं, एक तो हीट पहले से निकल रही है, हम और हीट दे रहे हैं। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर उसके नेचर के अपोजिट काम करोगे तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा रिएक्शन, बैक। ये नोट कर लिया ये वाला। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक
तो रिएक्शन की टेंडेंसी कैसी है? हीट लूज करने की, बाहर देने की। और हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन तो खुद ही बाहर हीट निकाल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं। हीट अगर दे रहे हो तो क्या होगा? उसके नेचर के अपोजिट काम कर रहे हो, है ना? वो खुद बाहर हीट दे रहा है, आप भी हीट दे रहे हो, तो क्या है? रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगा? क्लियर है बात? बोलो बच्चा पार्टी। ठीक। तो इसमें आपको जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें आपको मोटी मोटी बात क्या समझ में आई कि अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, है ना? अगर इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपसे बोले कि प्रोडक्ट आपको ज्यादा करने हैं तो टेम्परेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो अगर आपको रिएक्शन यहाँ पे कहाँ जा रहा है? यहाँ पे तो बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड जा रहा है यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा करना है तो आपको कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? जस्ट अपोजिट करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को कम कर दो। टेम्परेचर को क्या कर दो? कम कर दो। टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? तब प्रोडक्ट ज्यादा। बात क्लियर है? तो इसमें सवाल क्या बन सकता है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडो नहीं थी, एक्सो थी ना? एक्सो में अगर हम चाहते हैं इंक्रीज प्रोडक्ट तो हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर, है ना? अपोजिट कर दें तो प्रोडक्ट बन जाएगा ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं क्या एक सेंटेंस की? एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। फेवर्ड का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बने। और एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये लाइन लिख सकते हैं? सब लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ बच्चे, किसकी आवाज है? बोलिए। हम लोग नॉट सो हम। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, क्या बताया था मैंने अभी? ये तो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करो। और एंडोथर्मिक किससे फेवर्ड हो रही है?
अब ले चिटिलियट्स प्रिंसिपल का कोई भी सवाल कर लेंगे, इजी है। प्रोडक्ट ज्यादा, फेवर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट मोर, मोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मोर नहीं, प्रोडक्ट मोर। करा जाए रिएक्शन। सवाल किया जाए। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? ऑनलाइन PCl5 गैस कन्वर्ट हो रही है PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस में, ठीक है। रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस Q, प्लस Q हीट लिखा हुआ। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय, ठीक है, कंडीशंस हैं लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, increase in concentration of PCl5, increase in concentration of, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। चलो कौन कौन सी कंडीशन वैलिड होगी प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए? पहले बता दो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, पहला क्वेश्चन ये है। PCl5 को हीट दी जा रही है ना, तब PCl3 और Cl2 में टूट रहा है, तो प्रोसेस सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, एंडोथर्मिक। ये बात किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है क्या? हाँ, आप प्रेशर की कंडीशन सबसे पहले देख लो, प्रेशर तो इजी है। प्रेशर अगर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो जिस तरफ लेस मोल्स होंगे उस तरफ भागेगा रिएक्शन, तो लेस मोल्स किस तरफ है, इस तरफ है ना। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे कितना है 1 + 1 2 हो गए ना। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो क्या कंडीशन बनेगी अपनी, प्रेशर लो कर दोगे तो फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? तो प्रेशर की कंडीशन क्या मिल गई हमको, लो। अब कंसंट्रेशन में देख लो, PCl5 को बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड बढ़ेगा कि PCl5 को कम करोगे तो फॉरवर्ड बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो ही तो बढ़ेगा ना। PCl5 जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा और PCl3 और Cl2 बनेंगे, प्रोडक्ट हमें ज्यादा चाहिए, तो ये वाला एक सही हो गया, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। फिर टेम्परेचर में देख लो, रिएक्शन एंडोथर्मिक है
तो रिएक्शन क्या चाहता है? टेम्परेचर लेना, हीट लेना। हीट लेगा तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। तो हीट लेना चाहता है तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, फॉरवर्ड में चला जाएगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर में एंडोथर्मिक में क्या होता है? प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, मोर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? तो 3 कंडीशन हो गई, बोले बच्चों? कौन कौन सी? हाई टेम्परेचर था और लो प्रेशर था और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। एक कंडीशन और होती है, देखो जैसे प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आपको ज्यादा चाहिए ना, आप चाहते हो कि रिएक्टेंट ज्यादा ना हो, तो एक कंडीशन, एक प्रोसेस और होता है। जैसे मान लो कि PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और क्लोरीन गैस में, है ना। अब क्या करो आप, मान लो कि एक प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को आप बाहर निकालते जाओ, आइसोलेट करते जाओ। अगर मान लो क्लोरीन को तुम आइसोलेट करते जाओगे तो रिएक्शन अब बैकवर्ड में होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा किस में होगा? फॉरवर्ड में ही होगा, क्योंकि क्लोरीन तो हटता जा रहा है। बैकवर्ड होने के लिए क्लोरीन प्लस PCl3 होगा, तभी तो PCl5 बनेगा। तो अगर किसी एक प्रोडक्ट को या दोनों प्रोडक्ट को धीरे धीरे आप वहां से निकालते जा रहे हो किसी प्रोसेस से, तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप आइसोलेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट करने लगते हो आप, तो क्या होता है? तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है, क्योंकि बैकवर्ड तो जा ही नहीं पाता है। बैकवर्ड जाने के लिए ये दोनों होने चाहिए, तभी रिएक्ट करके बैकवर्ड बनेगा। यानी कि स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो अलग से, फॉर मोर प्रोडक्ट और फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, isolation of product, टाइम टू टाइम। रिएक्शन चल रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? हटाते जा रहे हैं, वहां से हटाते जा रहे हैं। जैसे मान लो गैस बनी हुई है, ये PCl3 और PCl2। अब कोई प्रोसेस, हमने कोई सिस्टम ऐसा लगा दिया कि जैसे ही क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन को हमने लिक्विफाई कर दिया, लिक्विड बना के अलग कंटेनर में निकाल लिया। अब क्लोरीन गैस है ही नहीं जो रिएक्ट करेगी PCl3 से और PCl5 बनाएगी, तो बैकवर्ड का चांस क्या कर रहे हैं हम? खत्म कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट ही रहेगा, वही बार बार प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसा सवाल। तीन फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है मेनली। कौन सा? लीचिटेलियस प्रिंसिपल। दो फैक्टर और हैं छोटे छोटे जो कभी कभी पूछते हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। फोर्थ फैक्टर है डी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट डाल दें रिएक्शन में तो क्या होगा? नोट कर लो बस, स्पीड बढ़ाएगा। नो इफेक्ट
ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ाते हैं ना, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड की भी स्पीड को बढ़ा देगा, बैकवर्ड की भी स्पीड को बढ़ा देगा। के पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, थोड़ा सा एक चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम विल अचीव अर्ली। अर्ली का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट किया आपने, 20 सेकेंड के बाद इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अब आप उस रिएक्शन को स्टार्ट करिए कैटलिस्ट डाल करके, तो हो सकता है 10 सेकेंड के बाद ही इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाए। इक्विलिब्रियम टाइम को कम कर देगा। कर लिया, लास्ट कर लो, 5वां फैक्टर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, पड़ेगा एक कंडीशन में पड़ेगा, एक में नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिए, पहला, दो कंडीशन है, इफ वी ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if we add inert gas at constant volume, inert gas at constant volume, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो रिएक्शन का और इनर्ट गैस ऐड करते हो, तो इस कंडीशन में नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि गैसेस के केस में एक इक्वेशन वैलिड होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, और कभी भी दो फैक्टर एक साथ बढ़ाते घटाते नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो एन भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो एन भी कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है, इफ वी ऐड इनर्ट गैस, if we add inert gas at constant pressure, प्रेशर अब की बार कांस्टेंट किया है हमने, प्रेशर अब की बार हमने क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो देखो क्या चीज होगी, ध्यान से देखो, PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब मान लो ये रिएक्शन हो रहा था, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सारे के सारे मान लीजिए गैसियस से
अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में हीलियम गैस ऐड कर दी, ठीक। तो हीलियम के कुछ मोल्स ऐड हो जाएंगे, हीलियम के कुछ मोल्स क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। हीलियम के जब मोल्स ऐड होंगे तो यानी कि मोल्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मोल्स और वॉल्यूम के बढ़ने से, मोल्स और वॉल्यूम में चेंज आएगा, और मोल्स अगर चेंज हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है इक्विलिब्रियम पे, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज का तो इफेक्ट आता ही है, आपको पता ही है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप क्या सोचते हो? फॉरवर्ड जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ा दी ना आपने सीधे। जब वॉल्यूम सेम रखा था, इसका मतलब कंसंट्रेशन आप इस तरीके से बढ़ा रहे हो कि मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो प्रेशर कांस्टेंट अगर आपने कर दिया और उस समय आप कोई गैस ऐड कर रहे हो, तो गैस के मोल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखिए, लिख लीजिए यहाँ पे, इफ वी ऐड, लाइन लिखी ली है, इफ वी ऐड इनर्ट गैस, हाँ हाँ ये लिखो, लाइन लिख ली थी ना, फिर ये लिख, हाँ ये कंडीशन लिख लो, परेशान तो मुझे कर रही है तो, नहीं नहीं, चलो जल्दी करो, बात समझ में आई, सुनाई दे रहा है बच्चे, बच्चों सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, हंसने से जा रहे हैं, इधर की तरफ मोल्स बढ़ा रहे हो ना, इधर की तरफ मोल्स बढ़ा रहे हो, तो इसकी वजह से आपको फॉरवर्ड में रिएक्शन जा रहा है। और प्रीवियस वाले में क्यों नहीं हुआ था, कुछ चेंज क्यों नहीं आया था ये वाले में, क्योंकि अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा था, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखते तो मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर कैसे कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कैसे, मोल्स बढ़ा रहे हो ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर पे चेंज आएगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, हाँ पूरी चीज को वो नहीं कर सकते ना जी। पहले वाले पे reaction Q changes only if added gas is an reactant and product involved in the reaction. हो गया, बता दे रहे, ये कंडीशन ने बता दे, मोल्स और वॉल्यूम चेंज, प्रेशर कांस्टेंट किया है ना, कंडीशन क्या रखी है, प्रेशर को कांस्टेंट। कुछ ऐड कर रहे हो तो मोल्स और वॉल्यूम तो चेंज होगा ना। मान लो पहले 4 लीटर गैस थी, ए और बी मिला के 4 लीटर थे, अब उसमें 250 ml हीलियम ऐड कर दी, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही ना, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और क्या चेंज होगा। अब सुनो, गार्गी जो कंडीशन बोल रही है उस पर ही बात कर लेते हैं। गार्गी कह रही है कि फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी, कौन सी वाली थी,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी ना, प्रेशर कहाँ थी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस कंडीशन में मैंने आपको सिखाया कि कोई भी इफेक्ट इनर्ट गैस अगर आप ऐड कर रहे हो किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और आपने कोई इनर्ट गैस इसमें डाली, ठीक है, अब वैसे तो ये कंडीशन बेकार है क्योंकि अगर इनर्ट गैस है तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी बताई जाती है कि कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है और मान लीजिए इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, इफ इट पार्टिसिपेट, वही तो, इफ इट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जिनोन इनोन कुछ तो कंपाउंड बनाती है ना, if it participate in reaction then equilibrium will shift। पार्टिसिपेट कर रही है मतलब इक्विलिब्रियम पे तो इफेक्ट फिर डाल ही देगी ना, है ना। लेकिन इनर्ट गैस तो की कंडीशन ही है कि भाई रिएक्ट तो करेगी नहीं, खाली वॉल्यूम और मोल्स को बढ़ाएगी। मैं कुछ और कह रही थी कि इसमें अगर आप दूसरे गैस डालते हैं तो नेट प्रेशर तो चेंज हो ही जाएगा, तो उससे पार्शियल प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर पे तो फर्क पड़ेगा ही ना, केपी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ शिफ्ट होगा ना, बता तो रही हूँ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा मतलब केसी केपी की भी वैल्यू चेंज होगी। समृद्धि रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या हुआ, मेधांश की आवाज है। शैतानी न करे, ये एक तो ये अपडेटेड सिलेबस और आने लगा है, क्वेश्चंस देखती हूँ उसी से मैं उसको ब्लॉक कर दूँ। हाँ कब का आ गया बता तो दिया, एडवांस से कुछ डिलीट नहीं हुआ, सब पढ़ना है आपको एडवांस के लिए। हम सही में क्या सही में, अब एडवांस से कुछ डिलीट हुआ, एडवांस में कुछ डिलीटेड नहीं, फिजिक्स का मैं नहीं बता पाऊंगी, मेजर चेंज केमिस्ट्री में था, मेंस में मेजर चेंज जो रटने वटने वाले चैप्टर है वो मेंस से उड़ा दिए थे, लेकिन ऐसा ऐसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, लोग क्या मतलब टीचर्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद एडवांस में से भी कुछ तो हटा देंगे, इसलिए उन चैप्टर्स को भी करा नहीं रहे थे टीचर्स। लेकिन सिलेबस आया है 24 को आ गया था शायद सिलेबस, हाँ और पता सर ने भेज भी दिया ग्रुप पे, काफी टाइम हो गया, कौन सो रहे हैं ये क्लास में, ग्रुप पे सर ने डाला नहीं है आपके, अच्छा हो सकता है 12th वालों के डाला, अभी मैं डाल देती हूँ, आया तो 24 को ही है, चलो चलो, कहाँ आग लग गई, चलो चलो सवाल करो, वाटर क्या आता है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है,
वीडियो चल रहा है। नो नो, वाटर से क्या बन रहा है? स्टीम बन रही है। चलिए भाई, इक्विलिब्रियम है, आपको बताना है अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो किधर जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा। आराम से एक एक करके, चुप रहिए, ये ऑनलाइन वाले बताएंगे थोड़ा। अथर्व श्रीवास्तव, अथर्व, टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाना चाहिए? बताएंगे या नहीं? बादल, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर कम करने पे पूछ रही हूँ मैं, रिएक्शन लिखी हुई है। कम करने में तो बैकवर्ड जाएगा। क्यों, रीजन बताइए। हीट ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मतलब पार्ट की वैल्यू उसमें चेंज हो सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑपोजिट जाएगा। लीचे टेलियर्स प्रिंसिपल से बताओ, ऐसे थोड़ी बताओगे तुम। पानी उबालने में ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। जल्दी बताओ। अक्षरा, अक्षरा नाम है ना? अक्षरा बताइए। हर्ष शैतानी ने मैम वाटर में चेंज आएगा तो ये एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा, कम करने तो बैकवर्ड। हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसे बताना है बादल। प्रोसेस कैसा है? हाँ, आपकी बात तो एक ही है, पर मैंने क्या पूछा है, लीच टेलियर्स प्रिंसिपल के फॉर्मेट में बताइए। बात एक ही है, सही बात है आपकी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो बैक। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर कम करोगे तो वाटर की साइड जाएगा, है ना। अब प्रेशर के लिए कौन आंसर देगा? आप सोहम, अब बताइए आंसर। सोहम अब आंसर दीजिए, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर स्टीम ज्यादा बनेगी। क्यों? फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। क्या कहते हैं, तो हाई जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऐसा ज्यादा रिएक्शन करता है फॉरवर्ड वाली। मोल सोना में सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का। प्रेशर का गैसेस मोल्स में डिफरेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आएगा। सुनो सुनो बच्चों, यहाँ पे लेस वॉल्यूम है, स्टीम बन रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस फैल जाएगी ना। प्रेशर कुकर बताइए। तो जिस तरफ ज्यादा वॉल्यूम है यानी ज्यादा मोल्स हो गए ना आपके, तो ज्यादा मोल्स हो गए तो प्रेशर बढ़ाने पे किस तरफ भागती है रिएक्शन? जिस तरफ लेस मोल्स हो, है ना। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किस तरफ जाएगी? हाँ, इधर तो गैसेस मोल्स है ही नहीं ना, इधर तो है नहीं, जीरो है।
क्लियर है? तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कंडेंसेशन फेवर्ड हो रहा है ना? कंडेंसेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। कंडेंसेशन मतलब स्टीम से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। और अगर प्रेशर कम कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज कर दें तो कहाँ जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड, यानी कि कौन सा फेवरेबल होगा? बात वही लीच-डिटेलियस प्रिंसिपल ही लगाना है आपको, लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन की बात आ गई, कहीं पे आपसे पूछ लेंगे प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके चेंज हो सकते हैं। तो प्रेशर का फिर चेंज नहीं है। हाँ, रिएक्शन स्लो क्यों होगी? केसी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट लेट अचीव होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट देर में मिलेगा, लेट अचीव। मुझे लगा था इस पे ज्यादा सवाल है, 2-4 ही आए हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हम जो भी अपने कराया है इसी को थोड़ा और अगर ऐसा कर देता है बॉइलिंग नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं बनेगा। इसमें बोले तो एक चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे तो नहीं बनेगा, एडवांस का बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना? वेंट ऑफ इक्वेशन लिख लीजिए। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है? देखिए लिख लीजिए। हाँ, वेंट ऑफ इक्वेशन से हम लोग निकालने वाले हैं टेम्परेचर चेंज करने पे केसी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी। क्या क्या डेटा आपको दिए होंगे और क्या क्या आपको निकालने होंगे। बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ बढ़िया सी इक्वेशन है। ln K2 by K1 is equal to minus delta HR naught divided by R, यहाँ पे आ गया 1/T2 माइनस 1/T। ठीक है, और सिंपलेस्ट लिखते हैं इसको, माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं ln K2 by K1, इसको डेल्टा H रिएक्शन की एंथैल्पी है ये, डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे कर लो 1/T1 माइनस 1/T2, T1 माइनस T2 कर लेते हैं, ये वाला माइनस हटा देते। हाँ, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 है, और T2 टेम्परेचर पे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर क्या दिया हो? K2। तो दोनों में रिलेशन क्या है? ln K2 by K1 is equal to delta H of reaction divided by R multiplied by 1/T1 minus 1/T2। कोई दिक्कत?
ln से कर नहीं पाएंगे तो 2.303 का यूज करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? अगर लिख दें ऐसे log k2 बाई k1, यहाँ पे डेल्टा एच आर ले लो और यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2.303 आर log 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, बोलो भाई और बहनों, कोई समस्या हो तो बोलो। सवाल कर लिए जाएं। कौन कह रहा है नोमन? फ्लो में कौन कर रहा है ये? पिटेंगे। सवाल कर लिए जाए, करना चाहते हैं? नहीं। करना तो है, बात तो सही। अच्छा, एक सवाल कर लो जल्दी से। इजी है, इसमें सवाल टफ नहीं आता। केपीकेसी पे, केपीकेसी इज वेरी इजी। चलो भैया करते हैं। एक और इक्वेशन लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स और इसको मर्ज करती हुई इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को मर्ज करती हुई इक्वेशन, मतलब कहाँ पूछ सकते हैं आपकी? एडवांस में पूछ सकते हैं, है ना। गिब्स में कर ली थी मर्ज करती हुई इक्वेशन। हाँ, बहुत ही शैतान बच्चे हैं ये। करवा दी थी, दोनों को रिलेट करके करवा दिया था। कहाँ है? ये नहीं। हाँ मतलब ये है पर इसका दूसरा फॉर्मेट, ये है पर इसका दूसरा फॉर्मेट है। लिख लो, इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन केसी डेल्टा एस डेल्टा एच टेम्परेचर, इन सब के बीच में अगर रिलेशन निकालना है किसी इक्वेशन के लिए, है ना, तो लिख लीजिए रिलेशन log k इज इक्वल टू log k लिख दिया, मतलब बेस 10 log है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टी, प्लस में ले लीजिए डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। ठीक है, के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमें डेराइव नहीं करना है, ये डेल्टा जी वाले से ही निकाला गया, पर डेरिवेशन में हमको नहीं जाना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेल्टा एच नॉट क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड लिख देते हैं अगर शुरू में नहीं लिखा है तो। एच नॉट लिखा है ना, डेल्टा एस नॉट क्या है?
एंट्रोपी चेंज ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन सी, स्टैंडर्ड। टेम्परेचर आपको पता ही है, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा हो केल्विन में रखेंगे। आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसी को अगर जैसे डेल्टा जी के टर्म्स में लाना हो तो माइनस, हाँ वो उसी से लिखा हुआ है ना, डेल्टा जी वाले से ही निकाला गया है। टेम्परेचर इन केल्विन और आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। तो ये रिलेशन ऐसा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिलेट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होगा ना, डेल्टा एच डेल्टा एस। कोई समस्या? नो मैम। अब इसमें अगर कुछ वैल्यूज कांस्टेंट हो तो आपको इस पे ग्राफ भी दिया जा सकता है। इस पे क्या कर सकते हैं, आपको ग्राफ दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये log के और 1/t के बीच में ग्राफ देना चाहते हैं। मतलब log k को मान लिया अगर इन्होंने y एक्सिस पे, और 1/t को क्या ले लिया, x एक्सिस पे, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना करके क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपसे हो सकती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनेगी। m यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू, c बनेगा आपका डेल्टा s वाला वैल्यू। ये स्लोप, ये x है ना, तो इसके साथ वाला स्लोप होगा ना। हर्ष कहाँ दिमाग है, नहीं शैतानी न करें बच्चों। वेदांश ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, गलत बात होती है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही का सवाल है, दिमाग कहाँ पे लगाना है, क्वेश्चन। ln के EQ दिया हुआ है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दिया हुआ है 1/t। इनके बीच में ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। आपका वैल्यू बहुत खतरनाक दी हुई है तो लिखते हैं, हमें तो स्लोप तो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे 2.0 वैल्यू दी हुई है। वैल्यू दी क्यों है, ये क्या निकलवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 6.0 वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर है इस जगह पे। यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻³ और दूसरी जगह दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻। केल्विन में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर का इन्वर्स दे रखा है। अब लिखा है इन्होंने रिएक्शन मस्ट बी, क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन मस्ट बी। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पे गौर करिए। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और क्या दे रखा है, डेल्टा एच इज नेग्लिजिबल, और डी ऑप्शन है आपका स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर।
आंसर तो मुझे नहीं पता, बताती हूँ। तो सवाल पे ध्यान लगाओ, कहाँ ध्यान है समृद्धि? कोई ना कोई प्रॉब्लम तुम्हारे को लगी रहती है। आंसर बताऊं? स्लोप कैसा है ये? स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप कहाँ से लेते हैं? से, इधर से। ऐसे पॉजिटिव एक्स से लेते हैं ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना तुम्हारी, यहाँ से स्लोप लेते हैं तो इधर से आएगा, तो ये स्लोप दिस इज पॉजिटिव। और अगर लाइन ऐसे हो जाती तो स्लोप क्या होता? नेगेटिव हो जाता। इधर ये लेके ऐसे, सही बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, तो निकालो भाई। या ये इस इक्वेशन को देखते हुए करना होगा ये वाली। अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में होगी तो ये स्लोप पॉजिटिव आएगा, तभी तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच अगर माइनस है, इसको मैंने बोला ना, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको m ले लो, इसको x ले लो, ये पूरी वैल्यू c है। तो अगर ये m है आपका, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव लोगे, माइनस माइनस, तभी तो पॉजिटिव आएगा स्लोप। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, स्लोप इस रिएक्शन में, आप इसमें ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या पता लगा? पॉजिटिव कैसे होगा? डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए इस इक्वेशन में, तो स्लोप क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव। ए एक्सोथर्मिक की बात हो रही है ना, सिंगल करेक्ट है। हाँ, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ तो एस तो पॉजिटिव है, इसमें एस के बारे में पता नहीं, प्रेडिक्ट नहीं, एस के बारे में नहीं कह सकते। ठीक, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव बन रहा है तभी क्या हो रहा है आपका? स्लोप पॉजिटिव। और नेगेटिव किसके लिए होता है? हमने अगर हम उसका इसी लाइन की इक्वेशन निकाली थी, इसका इंटरसेप्ट निकाले, तब हम इसके बारे में जान। हाँ निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन में निकलवाया भी है, एडवांस के एक सवाल में निकलवाया भी है, डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू दे करके एस निकलवाया। एक दिन क्वेश्चन लिखवाया, एम मान लो ये ले रहे हैं ना, एम पूरी वैल्यू ले रहे हैं ना, नेगेटिव कहाँ हो रहा है? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, हाँ रुक जाओ, क्लियर है? हाँ बोलो बोलो। हाँ क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है।
मेंस का नहीं था। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम होती है ना, वो थी। फालतू बात जब नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं करते। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है, बुक से करवा रही हूँ, तो इसमें मार्क्स कहाँ लिखे हुए हैं? सिंगल करेक्ट है तो जेई मेंस पैटर्न। हाँ आता है, बिल्कुल आता है। विदाउट उसके मैं आपको कोई टॉपिक नहीं कराती हूँ, फालतू का बिना मतलब का नहीं करना है। चलो एक और कराना चाह रही हूँ, अच्छा सा कुछ कर लो। एक सवाल कर लो जल्दी से, एक फॉर्मूला और लिख लो, इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला और लिख लीजिए, अच्छा सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा दिया था ना आपको, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, पक्का? एक ही करवाया था, पक्का? लिख लो एक फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू डी, कभी कभी आया है लेकिन पहले प्रीवियस ईयर एडवांस वगैरह में आ चुका है, डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी एन माइनस 1। अब डी डी क्या है देखते हैं। अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैपिटल डी स्मॉल डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, और स्मॉल डी है वेपर डेंसिटी। इनके प्रॉपर डेरिवेशन भी हैं लेकिन डेरिवेशन का कोई अपने को काम नहीं है केमिस्ट्री में, तो इसलिए हम टाइम नहीं खराब करते। आफ्टर डिसोसिएशन एन है आपके नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, एन है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। मान लो कोई चीज पहले 1 मोल थी, बाद में बन जाती है 7 मोल्स, तो एन क्या हो जाएगा 7, है ना? कितने डिसोसिएट। ये वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन भी होता है, या वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाला गया है, लेकिन हम निकालेंगे, हमारे को काम नहीं है, हम नहीं निकाले हैं। सवाल लिख लो इस पर, सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक रिएक्शन दिया हुआ है N2O4 बनता है 2NO2, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में? 2 आ जाएगी, है ना? फॉर दिस रिएक्शन परसेंटेज डिसोसिएशन, फॉर दिस रिएक्शन percentage dissociation is, percentage dissociation मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में दे रखा है,
25%, 50%, 25%, 50%, 75% and 100%. किसी केस में 25 है, किसी केस में 4 केसेस हैं. आपसे पूछे सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी. सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी. ऑब्जर्व्ड का मतलब समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? ऑब्जर्व्ड का मतलब स्मॉल डी का ऑर्डर पूछ रहे हैं कि किस केस में ज्यादा, किस केस में कम. और इन्होंने ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं, पहले वाले को D1 लिख दिया इस तरीके से, दूसरे वाले के लिए D2, फिर तीसरे वाले के लिए D3, और सीक्वेंस बना रखा है. ऑप्शन में लिख दूं, फिर पूछिए एक बार. D1, D2, D3, D4. पहला ऑप्शन ये है. बी ऑप्शन में दे रखा है D4 को सबसे ज्यादा, उल्टा कर दिया है. सी ऑप्शन में दे रखा है सबको इक्वल. कोई ऐसा तो नहीं जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ ले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही नहीं समझ आ रहा. और डी ऑप्शन में D1 इज इक्वल टू D2 इज ग्रेटर देन D3 इज इक्वल टू D4. हाँ, तो मतलब वो मोल्स है जो डिसोसिएट होने के बाद आते हैं या फिर वो जो डिसोसिएट हो रहे हैं? मोल्स एट इक्विलिब्रियम. हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एन की वैल्यू आप लीजिए जो आफ्टर मोल्स है, ये वाले. एक से कितना बन रहा है, एक से कितना डिसोसिएट हो रहा है, वो एन की वैल्यू लीजिए. मतलब 2. क्या? कैपिटल डी को डी ले लो, कंपेयर करना है ना. पहले जब N2O4 केवल था तो उसकी डेंसिटी की वैल्यू कुछ होगी, कैपिटल डी. अब डिसोसिएशन जब 25 हो रहा है तो कुछ होगी D1, 50 हो रहा है तो D2, 75 है तो D3, 100 है तो D4. रिलेशन निकालना है आपको. रिलेशन पिछले वाले उस पे बताया. हाँ हाँ हाँ. 2 एक मोल से कितने बन रहे हैं नंबर ऑफ. ये फॉर्मूला है आपका. वाला डी, बड़ा वाला प्रीवियस है, कांस्टेंट है बड़ा वाला. ए हो जाएगा. ए वाला आएगा. सब लोग निकालो. अरे सब लोग कोशिश करो, जल्दी करो. 7:45 हो गए. क्या है फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या था, ये था ना, n माइनस 1. तो n की वैल्यू हम बोल रहे हैं 2 है. अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी, ये d, ये 2 माइनस 1 बन गया है ना. अब क्या बन गई सिचुएशन? अल्फा डी इज इक्वल टू डी माइनस डी बन जाएगा. क्या कहते हो? अब यहाँ पे d को इधर ले आओ, अल्फा डी प्लस डी इज इक्वल टू डी आ गया. अब
डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो डी इज इक्वल टू बन गया डी बाई अल्फा प्लस 1। ये सही है? बोलो बच्चों। स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1। अब अल्फा की वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी होगी उसमें डी की वैल्यू सबसे छोटी आएगी। यही आ रहा है ना आंसर? हाँ, अल्फा की वैल्यू जिसमें बड़ी होगी उसमें ये वैल्यू सबसे छोटी बनेगी। अल्फा अगर हाईएस्ट है तो स्मॉल डी क्या आएगा? कैसे भी चेक कर लो, हमने ऐसे किया। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो। और मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला निकाल लिया कि d इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 आ रहा है हमारा। हमने केवल n की वैल्यू रख करके ये वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से देख लिया अल्फा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वैल्यू तो छोटी होती जाएगी ना। तो लास्ट वाले केस में अल्फा सबसे ज्यादा है D4 में, तो सबसे छोटी हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना? यही सीक्वेंस आएगा। क्या कहते हो? सबको क्लियर है? चलिए आज की क्लास करते हैं आपकी ऑफ। बाय बाय।